दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होना है, इसके लिए पेपर 2 जो जनरल एप्टीट्यूड का सीसेट का जो पेपर होगा, पेपर 2, जिसमें आपको 33% जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने हैं, उसके लिए हम 2012 से लेकर के 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपीपीसीएस सीसेट के प्रश्न पत्र आयोजित किए गए हैं, हम उनका विश्लेषण कर चुके हैं। इससे पहले हम 2012 तथा 2013 का सीसेट का प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अंतर्व्यक्तित्व यानी संचार कौशल से संबंधित जो प्रश्न हैं, इसके साथ ही तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, सामान्य हिंदी एवं जनरल इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो सीसेट सोल्व पेपर हैं 2012 से लेकर के 2023 के मध्य जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न आगामी जो 22 दिसंबर के पेपर होगा उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यद्यपि पेपर 1 अगर हमारा अच्छा हो गया है, उसमें अच्छे खासे हम जो प्रश्न करेक्ट कर पाए हैं, परंतु पेपर 2 में हम 33% क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, उन्हें राइट नहीं कर पाए, तो हम प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण जो है नहीं हो पाएंगे, यानी मुख्य परीक्षा के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे। तो आइए इसके लिए शुरू करते हैं। अध्याय वार इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो खंड है ये व्यक्तिक एवं संचार कौशल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कथन ए दिया है, अंतर्व्यक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ये कथन दिया है। कारण देखते हैं। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार को जो है आगे बढ़ाते हैं। व्यवहार का मुख्य लक्षण यह होता है कि लोग जो है एक से दूसरे के मध्य जो है उसमें विचार बढ़ते हैं, उसमें जो है निरंतर वृद्धि होती जाती है, एक से दूसरे के माध्यम ही व्यवहार में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ इसके अनुसार जो कथन तथा कारण है ये दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका इस प्रश्न का ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। इसमें इंग्लिश माध्यम में भी दिया गया है, जो इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभदायक होगा। तो इसमें आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अवाचिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो सहायक का एक उदाहरण है। तो इसमें 2 नंबर प्रश्न का आपका ए जो है सही हो जाएगा। चाक्षुष संपर्क यानी आई कॉन्टैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या दिया गया है, चाक्षुष संपर्क एक प्रकार की अवाचिक संप्रेषण क्रिया है, अर्थात यह सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया से अलग होती है। इस प्रकार के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को छोड़कर अन्य सभी वाचिक संप्रेषण के भाग हैं। इस संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत आंख और चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा के प्रयोग से संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका 2 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया है इसमें दिया गया है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संकेतों को तंत्रकीय आवेगों में परिवर्तित करना, ये संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन का तात्पर्य है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन में के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का आपका बी ऑप्शन राइट होगा। वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करना, तो ऑप्शन बी ही इसमें राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया की पूर्णता में संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान है। संदर्भ से तात्पर्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण से है। यदि इनमें से कोई भी तत्व किसी न किसी प्रकार से जो है संदर्भ से संबंधित होता है, संप्रेषण नकारात्मक व्यवधान भी उत्पन्न जो है करता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। जो पेल्ज इफेक्ट है ये क्या स्पष्ट करता है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों को की समर्थिता को भी जो है ये शामिल करता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेल्ज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों या अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। ये पेल्ज प्रभाव है। तो जो आपका 5 नंबर प्रश्न है इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कथन कारण से निष्कर्ष करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन ए दिया है, संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, ये कथन दिया है। कारण देखते हैं, संप्रेषण में अंतः क्रियाओं की संरचना एवं समन्वय जो है आवश्यक होता है। तो 6 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें कथन यानी ए और आर, कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा आर ए का यानी कथन जो है वो कारण जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 दिया है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो 2 कौशल संबंधित हैं वे हैं। एक अच्छे श्रोता बनने के लिए कौन से कौशल होने चाहिए? तो 7 नंबर प्रश्न में आप देखते हैं क्या दिया है, ध्यान देना एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी टू पे अटेंशन और टू प्रोवाइड फीडबैक। तो फीडबैक और अटेंशन, इसके लिए एक अच्छे श्रोता बनने के लिए ये 2 कौशल अनिवार्य होते हैं। क्या? एक तो अटेंशन और एक फीडबैक, तो यानी ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ये ऑप्शन 7 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह क्या है? तो 8 नंबर प्रश्न में आपका वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य उसमें देखते हैं व्याख्या दिया गया है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण अक्षमता हेतु आवश्यक तकनीक किन प्रकार की है? वक्ता के कहे गए शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, अवरोधों को कम करना, श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना, मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना और किसी प्रकार के तत्संबंधी निर्णय से बचना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, संदेश होता है। संदेश क्या है? ये मैसेज क्या होता है? ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, तो इसे संदेश या फिर मैसेज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपसे 22 दिसंबर को जो सीसेट का प्रश्न पत्र आयोजित होगा उसमें पूछे जाने की संभावना है और 33% आपको प्रश्न हल करने ही होंगे, तभी जाकर के आप जो प्रारंभिक परीक्षा की जो चयन प्रक्रिया उसमें शामिल हो पाएंगे। यानी आपका जो फर्स्ट पेपर की जो कॉपी है वो तभी उसका मूल्यांकन तभी किया जाएगा यदि आप 33% यानी न्यूनतम अंक जो है सीसेट में प्राप्त करते हैं। तो संदेश एक पूर्ण प्रक्रिया है जो विभिन्न क्रियाओं को समावेशित करती है। इसमें संदेश भेजने वाला माध्यम और संदेश प्राप्त करने वाला प्रतिपुष्टि मुख्य अवयव होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, प्रभावी श्रवण समावेश करता है। प्रभावी जो श्रवण समावेश है वह क्या करता है? तो 10 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को यह समावेश करता है। तो डी ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न का आपका राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका संदेश, उसके बाद हो जाएगा कोलाहल और फिर हो जाएगा फीडबैक यानी पुनर्निवेश। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित वयबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है इसमें संप्रेषण परिप्रेक्ष्य, संप्रेषण मॉडल या संप्रेषण नियम या फिर संप्रेषण प्रतिरूप। तो सी ऑप्शन आपका 12 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। कम्युनिकेशन जो रूल है यानी जो नियम है यह संप्रेषण करने के समुचित तरीका है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता होती है? ऑप्शन ए दिया गया है, समझने में अवरोध को बढ़ाता है, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। विचार योग्य नहीं, बिल्कुल विचार योग्य है, ये हो जाएगा आपका विचारने योग्य, तो यानी डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जो इंटरपर्सनल जो स्किल्स होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एथिक्स का जो है वो विचारने योग्य है, तो जो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं और ये निर्णयन अक्षमता यानी डिसीजन मेकिंग से संबंधित जो खंड है उससे पूछे गए प्रश्न है। एक तरफ इसमें सूची फर्स्ट दिया गया है जिसमें नकारात्मक निजी व्यवहार है और दूसरी तरफ उनका कारण दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें दिया है ऑप्शन जो ए है, इसमें दिया गया है गले के पीछे एक हाथ रखना। तो गले के पीछे एक हाथ रखना यह आपका एक तरह से असहमति हो जाएगा, तो ए ऑप्शन का आपका 4 राइट होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है आंखें सिकोड़ना, तो आंखें सिकोड़ने का मतलब है अस्वीकृति दर्शाना, तो बी का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा।
सी ऑप्शन दिया है नाक सहलाना, तो नाक सहलाने का मतलब हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति से संबंधित है, तो सी का ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। और चश्मा उतार कर नीचे रखना, चश्मा उतार कर नीचे रखने का मतलब है कि नहीं सुन रहे, यानी आपका जो ऑप्शन है वह 4 3 2 1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं की मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान है उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। ये किस लिए जानी जाती है? 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये हो जाएगा आपका सामाजिक तुलना के सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना के सिद्धांत के रूप में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण और नियंत्रण से बाहर है। यह कथन दिया गया है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें, तो ये पूर्वानुमान है। क्या पूर्वानुमान लगाया? पहला पूर्वानुमान है कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे। तीसरा है जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो 15 नंबर प्रश्न में आपका देखते हैं कौन सा जो पूर्वानुमान है वह अंतर्निहित हो सकता है। तो इसमें जो पहला और दूसरा, यानी कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं तभी तो जाकर के स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। दूसरा है लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, तो लोग दफ्तर अभी नहीं जाएंगे चूंकि स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन आपका इसमें बी राइट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, निर्णय लेने में किसी न्यायादर्श का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। तो 17 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रातिनिधिक स्वतःबोध, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? 18 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें देखते हैं पुतला का तर्क, तो सी ऑप्शन दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं, पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप अब उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है। इसे स्ट्रामैन आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक कारणात्मक तर्क दोष का प्रकार है। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं क्या निर्णय दिया गया है। पहला है इसमें समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, तीसरा है संभावित विकल्प का विकास करना, या फिर एक नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें ऑप्शन जो 3 है इसे इसमें स्वीकार किया गया है, यानी पहले आपका समस्या को परिभाषित करना है, उसके बाद संबंधित जो संभावित विकल्प है उनका विकास करना है, फिर आपका एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना है, और अंत में प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प को दर्शाती है वह हो जाएगा ए डिसीजन ट्री, यानी एक निर्णायक निर्णय क्रम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाईस नंबर प्रश्न देखते हैं, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है वह क्या कहलाता है? तो 22 नंबर प्रश्न में आपका हो जाएगा डेल्फी तकनीक है, ढर्रे से अलग चिंतन है, नामिक समूह तकनीक है, या फिर मस्तिष्कीय झंझायन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ऑप्शन डी ही आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसमें दिया है मस्तिष्क झंझायन एक ऐसा उपयुक्त सामूहिक प्रयास होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की तलाश कर समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न ये आपका तार्किक और विश्लेषणात्मक यानी लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित है। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित है को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए डिसीजन फ्रेम यानी निर्णय खांचे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती है क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करेंगे, अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया, या फिर अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी ही इस पर राइट बताया गया है।
इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्णयन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एक निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित होती। आगे इसमें जो सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो दिए गए हैं। इससे पहले हमने तार्किक अक्षमता, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल जो स्किल है यानी जो कम्युनिकेशन है उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया है। अब हम इसमें हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं? तो राजकुमार है, यज्ञवेदी है, ग्रामवासी हैं, आजन्म है। आजन्म जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अव्ययी भाव समास का उदाहरण इसमें दिया है। आजन्म शब्द का तात्पर्य जन्म तक अथवा जन्म पर्यंत है, जो कि एक अव्ययी भाव समास से संबंधित है। इस समास के अनुसार किसी शब्द में पूर्व पद जो है प्रधान होता है और सामासिक पद जो है वह अव्यय होता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 64, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सिर से पानी गुजर जाने का जो सामान्य अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है एक एक प्रश्न आप टॉपिक देख सकते हैं हिंदी में, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे 20 नंबर 15 से लेकर के 20 नंबर आपका जनरल हिंदी से राइट हो जाएंगे। फिर आपका जनरल इंग्लिश है जिसमें आपका कंप्रीहेंसिव पैसेज से भी जो प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में भी आपके गद्यांश और पद्यांश दे दिए जाते हैं, जहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके साधारण रूप से सही हो जाएंगे। फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग का भी इसमें पोर्शन रहता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें 33% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। तो ग्रस्त का जो विपरीत शब्द है वह मुक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द नहीं? तद्भव, तस्कर, पत्ता, अंधेरा, हाथ का आपका हस्त हो जाएगा, पत्ता आपका पत्र हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही है जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं। अगला शब्द देखते हैं, इसमें प्रश्न देखते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो अलमारी ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वो अन्य भाषाओं से लिए गए, जैसे रिक्शा है, रिक्शा ये जापानी भाषा का शब्द है। जैसे आपका कैंची है, बेगम है, ये अन्य सभी तुर्की, फारसी अन्य भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हम आम बोलचाल में हिंदी भाषा के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो द्विज का कौन सा एक अनेकार्थी शब्दों में इसमें नहीं है? ब्राह्मण है, पक्षी है, दांत है, विदेह नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध होगा? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। संपूर्ण नहीं, जब देश भर लिख दिया तो संपूर्ण गलत हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर सीख दे, तो यही ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। एक प्रश्न जो है वाक्य शुद्धिकरण से आएगा, दूसरा एक वर्तनी शुद्धिकरण से। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अधीन नहीं होता, अधीन होता है। मिष्ठान, अत्यधिक सही हो जाएगा। और ये व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक नहीं व्यावहारिक होता है, यानी बी ऑप्शन भी गलत होगा, सी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, केवल डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इनका वर्तनी शुद्धि आप देख लें, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न पर्यायवाची शब्द से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि है, रश्मि है, दीप्ति है। पुष्कर जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, ये तालाब का पर्यायवाची। एक्सप्लेनेशन का जो सही रूप में जो फायदा होता है वह यह होता है कि आगामी जो अन्य प्रश्न दिए रहते हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से होती है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप? निम्नलिखित में से यह कौन सा जो सही उत्तर चुनना है? तो प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कार्य किसी के द्वारा किसी दूसरे से करा जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ये ब्रज बोली का है। ये हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बरेली आदि जनपदों में बोली जाती। मूक का सही विलोम क्या है? तो मूक यानी कम बोलने वाला, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, जनरल इंग्लिश से संबंधित पूछे गए हैं। विच बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन इज इग्नोर्ड? तो ये आपका क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपका हो जाएगा इसमें क्रिएटिव एंड जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 80 जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये टू टेक केयर, इस पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर इन द गिवन ऑप्शन इज टू टेक केयर, इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प्ड
फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन वैल्यू, तो इसमें बोस्टिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये फिल इन द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न है। विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो द सेंटेंस ही एपिथ एपिथ, ये आपका डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। वाज इंस्क्राइब्ड ऑन ए स्लैब ऑफ प्योर व्हाइट मार्बल, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन अल्टरनेटिव्स बिलो द सेंटेंस। ही हैज पास्ड द नोटिस द बोर्ड, तो इसमें आपका बी जो ऑप्शन है, ही हैज पास्टेड द नोटिस ऑन द बोर्ड, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका 84 नंबर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इन्हें देख लेंगे एक बार। ज़्यादा इंग्लिश की तैयारी करने से फ़ायदा नहीं, जो आपसे नॉर्मली हो सकता है उसी का प्रयास करें, नहीं तो अभी इतना समय नहीं है कि आप इंग्लिश की तैयारी करेंगे। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू सेलेस्टियल, तो ये आपका ये हो जाएगा हेमनली, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच मीन्स दैट विच कैन नॉट बी सीन द थ्रू, तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओपेक। अगला प्रश्न दिया है 88। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिवन द करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड सैक्रोसंक्ट, इसमें आपका ये हो जाएगा मिलिट्री मैन आर नो मोर सैक्रोसनट देन एनी अदर क्लास, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोडिगल, तो एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस सिनोनिम और एंटोनिम से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। 90 नंबर प्रश्न दिया है, डायरेक्ट फॉर्म करना है इसमें गिवन सेंटेंस का। मोहित आस्क्ड वेयर दे हैड पार्क्ड द कार, तो इसमें बी ऑप्शन। मोहित सेड वेयर डिड दे पार्क द कार, यदि बी और सी इसमें दोनों ही ऑप्शन सही किया गया है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वाइज से यहाँ प्रश्न पूछा ही जाएगा, आप उसे तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू। देयर इज नथिंग बेटर देन एन एक्टिव लाइफ, तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। विच इज बेटर देन व्हाट इज बेटर देन एन एक्टिव लाइफ, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। यू आर एज ए बिग ए फूल एज ए डंकी, इसमें जो सही आंसर होगा कंपैरेटिव फॉर्म जो हो जाएगा, ए डंकी इज नॉट ए बिगर फूल देन यू, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्ड इज अपोजिट, यानी अपोजिट वर्ड देखना है। करेज शब्द का जो अपोजिट हो जाएगा वह कवार्डियस हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न। चेंज द फॉलोइंग इनटू ए सिंपल सेंटेंस। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, तो इसका जो सिंपल सेंटेंस है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिक आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एनिमस, इसमें यह आपका हो जाएगा होस्टाइल फीलिंग, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है। विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। द प्लेन गोज डायरेक्ट फ्रॉम लंदन टू ह्यूस्टन विदाउट स्टॉपिंग, तो इसमें एडवर्ब जो है, जो अंडरलाइन शब्द पूछा गया है, जैसे डायरेक्ट दिया गया है, तो इसमें ये एडवर्ब हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अभी हम इसे जो सीसेट का प्रश्न पत्र है इसमें हम केवल आपका हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और बौद्धिक क्षमता संबंधित प्रश्न उन्हें समाहित कर रहे हैं। इसके बाद हम रीजनिंग के एक ही वीडियो के माध्यम से, 1 से 2 वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न 2012 से 23 के मध्य आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन पर हम 1 से 2 वीडियो में एक कंप्लीट जो वीडियो बना देंगे, जिससे रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उन्हें आसानी से आप हल कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन स्पेल्ड करेक्टली, यानी करेक्ट वर्ड देखना है, तो टेम्परेचर इसमें आपका सही हो जाएगा। एक वर्ड यहाँ से भी आप देख के चलेंगे।
चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज ए वन आइड मैन। इसमें आपका ए इसमें सही हो जाएगा, ए इसमें ऑप्शन रिक्त स्थान है, ए से फिल करना है, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन स्पेल्ड करेक्टली। जो करेक्ट वर्ड है तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 2% देखिए इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है इससे संबंधित पूछ लिया गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव द पंक्चुएशन मार्क्स बीन यूज्ड प्रॉपर्ली। तो 100 नंबर जो प्रश्न है इसमें सही ऑप्शन देखना है। पहला इसमें दिया है द ब्लू ड्रेस वाज वार्मर ऑन द अदर हैंड द पर्पल वन वाज प्रीटर। दूसरा ऑप्शन भी ऐसे दिया गया है, तीसरा भी ऐसे दिया गया है। तो इसमें डी नन ऑफ द वो, इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सामान्य जो हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और जो कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित प्रश्न उन्हें हल किया है। अभी हमने बताया है कि 1 से 2 वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न 2012 से 2023 के मध्य लोक सेवा आयोग द्वारा सीसेट के पेपर में पूछे गए हैं उन्हें हम 1 से 2 वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ताकि 22 दिसंबर को एक जो आपका एग्जाम है उसमें आप रीजनिंग के प्रश्न भी आसानी से हल कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।